हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको मैं ये तो नहीं कह सकता कि सेम टू सेम एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, लेकिन हाँ, इससे रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो मेरे इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कत ना हो। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में फंस जाए। यहाँ पर इस चैनल पे अभी मैं जीके और आपका करंट अफेयर्स, साथ ही साथ आपको हिंदी भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, 25 नंबर्स के इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ ही हिंदी से भी 25 नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को यानी कि 50 नंबर का मैं यहाँ से तैयारी करवा रहा हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए शुरू से अंत तक, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला हर एक महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचे। ठीक है, और उस वीडियो को देखकर आपकी तैयारी हो जाए। ठीक है, आप अपने तैयारी को एक मार्गदर्शन दे सकें। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, भाषा की मूल इकाई क्या है? तो भाषा की मूल इकाई क्या होती है? भाषा मतलब जब हम अपने संवेदनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं जिसके माध्यम से, तो किसके माध्यम से व्यक्त करते हैं? ध्वनि के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो उसका जो मूल इकाई है वो है ध्वनि। ठीक है, क्या है? ध्वनि। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन से देखिए, संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम। तो लिंग निर्धारण आप किसके आधार पे करते हैं? मैंने आपको 2 नाम दे दिए। ठीक है, एक है राम और एक है सीता। ठीक है, आप इसमें लिंग का निर्धारण किसके आधार पे करेंगे? उसके नाम के आधार पे करेंगे। ठीक है, किसके आधार पे? नाम के आधार पर करेंगे। यानी कि नाम जो होता है वो संज्ञा कहलाता है, किसी भी वस्तु का। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है वो संज्ञा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा। ठीक है, किसी भी शब्द का लिंग निर्धारण उसके संज्ञा के आधार पर की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही मस्त प्रश्न है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। हमको यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन करना है। देखिए, ये चारों जगह पे कवयित्री लिखा है। ठीक है, कवियित्री लिखा है, कवित्री लिखा है, कवियत्री लिखा है, कवियित्री लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कवियत्री। ठीक है, आप लोग इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अशुद्ध शब्द है, इनमें से अशुद्ध शब्द हमको बताना है। तो अनुसुईया, ऐनक, संकट, संशय। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द जो है वो अशुद्ध दिखाई पड़ रहा है। संकट को हम कैसे लिखते हैं? तो संकट को लिखते हैं ऐसे। ठीक है, कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध शब्द है संकट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो संचारी भाव आपको याद रखना है कितनी होती है संचारी भाव की संख्या। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 33 होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, तो विधुर, सबसे पहले तो हमें जान लेना होगा कि विधुर क्या कहलाता है। तो विधुर वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो। ठीक है, तो उसको हम विधुर कहते हैं, और जिसका पति मर गया उसको हम विधवा कहते हैं। तो यहाँ विधुर का स्त्रीलिंग पूछा है, इसके मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, विधवा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है, खड़ी बोली के सबसे पहले कवि माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत हैं? ठीक है, संत कवि हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास ये हमेशा आध्यात्म की ही बातें करते हैं। ठीक है, वहाँ पर किसकी? कभी राम का, कृष्ण का, किसी न किसी का वो बखान करते रहते हैं, यानी कि और भक्ति करते रहते हैं अपने, उनके दोहों में दिखेगा आपको। ठीक है, तो वो कौन सा काल कहलाया? मतलब ये जब ये लोग थे तो उस समय केवल भक्ति का ही भक्ति से संबंधित ही दोहे वगैरह बनाए जाते थे, लिखे जाते थे। ठीक है, तो ये किस काल के कवि हो गए? तो उनके उसके आधार पे इनके काल को हमने क्या कर दिया? भक्ति काल कर दिया। ठीक है,
कौन सा काल कर दिया, भक्ति काल कर दिया। अच्छा, अब ये जो साहित्य को हमने 4 कालों में विभक्त किया है, ठीक है। कौन से कालों में, 4 कालों में। पहला काल था आदिकाल, ठीक है। आदिकाल कब से कब तक चला, तो 1050 से ये चला 1375 ईस्वी तक, ठीक है। आदिकाल, आदिकाल में, आदिकाल के जो कवि थे, मुख्य कवि हैं वो चंद्रवरदायी हैं, ठीक है। किसके काल में ये चंद्रवरदायी थे, तो ये थे पृथ्वीराज चौहान के काल में, ठीक है। ये हमेशा क्या करते थे, अपने राजा का यानी कि पृथ्वीराज चौहान का क्या करते थे, गुणगान किया करते थे, यानी कि उनके उनके वीरता का क्या करते थे, बखान करते रहते थे, ठीक है। तो इस समय आदिकाल में क्या होता था, आदिकाल में जो भी रचनाएं होती थीं तो उसमें वीर रस का उल्लेख मिलता था, ठीक है। वीर रस उसमें देखने को मिलता था। चलिए अब भक्ति काल को देख लेते हैं। भक्ति काल कब से कब तक रहा, तो भक्ति काल 1375 से कब तक रहा, 1700 ईस्वी तक, ठीक है। तो भक्ति काल जो है 1375 से 1700 ईस्वी तक रहा। इस बीच में कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास थे, ठीक है। ये भक्ति से संबंधित रचनाएं किया करते थे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद रीतिकाल आता है। रीतिकाल 1700 से कब तक, 1900 ईस्वी तक रीतिकाल रहा, ठीक है। इसके जो कवि थे, इसके जो इस समय के जो लेखक थे, कवि थे, वो बिहारी लाल थे, मतीराम थे, ठीक है। ये मुख्य कवि थे उस समय के, ठीक है। उसके बाद आता है आधुनिक काल। 1900 ईस्वी से अब तक आधुनिक काल चल रहा है, ठीक है। और आधुनिक काल के जो मुख्य लेखक, मुख्य उपन्यासकार, कवि थे वो थे हरिश्चंद्र, महादेव वर्मा, ये सब क्या थे, आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं है। तो अभी आपको मैंने बता दिया कि भक्ति काल में कौन से कवि थे, रीतिकाल में कौन से कवि थे, आधुनिक काल में कौन से कवि थे, आदिकाल में कौन से कवि थे। तो यहाँ पे पूछा है भक्ति काल में, भक्ति काल के कवि नहीं थे। आपको 3 नाम याद रखना है भक्ति काल में, तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास, ठीक है। ये 3 नाम आपको मुख्यतः याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बिहारी जो है, बिहारी को भी छोड़ देते हैं हम। देखिए यहाँ पे 3 नाम दिए हुए हैं, सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास, ठीक है। तो ये जो हैं ये तो भक्ति काल के थे कवि। तो तीसरा ऑप्शन ये यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन बचा बिहारी, ये क्या है, भक्ति काल के कवि नहीं है, ठीक है। कौन से काल के हैं, तो ये रीति काल के हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आसमान फट जाना मुहावरे का अर्थ है। तो आसमान फट जाना मुहावरे का अर्थ होता है अचानक आफत पड़ आना, ठीक है। आफत आ पड़ना मतलब अचानक से जब कोई आफत आ जाती है तो उसको हम कहते हैं अचानक आफत पड़ना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आँख का पानी फट जाना मुहावरे का अर्थ होता है, आँख का पानी फट जाना हम लोग कई बार कह देते हैं, ठीक है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है निर्लज्ज होना। क्या होना, निर्लज्ज होना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। समूहार्थक शब्द निम्न में से कौन है, ठीक है। तो अभी देखिए जितने भी शब्द हैं इसमें हमें समूह का ज्ञान कौन से शब्द से होता है, ठीक है। तो पुरुष, देखिए पुरुष से समूह का ज्ञान हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। स्त्री से नहीं, मनुष्य से नहीं, लेकिन भीड़ से समूह का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, समूह का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा, समूहार्थक शब्द भीड़ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेदों की संख्या कितनी होती है। तो वेदों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो वेदों की संख्या होती है, कितनी होती है, तो 4 होती हैं। कितनी होती हैं, 4 होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद, ठीक है। जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना है तो उसको हम बोलते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। उसको किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि, 3 भेद होते हैं ना। एक होता है स्वर संधि, ठीक है। दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि, ठीक है। ये मुख्य रूप से 3 संधियाँ होती हैं, 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या भरना है, तो हमको इस खाली स्थान में ये भरना है। तो देखिए पहला जो है स्वर संधि, स्वर संधि पहला वाला हो गया। दूसरे वाले में हमको क्या भरना है, व्यंजन संधि। तीसरे वाले में हमको क्या भरना है, विसर्ग संधि, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न देख लेते हैं, आकाश का विलोम शब्द है। ठीक है, तो आकाश का सटीक विलोम शब्द क्या होगा यहाँ पर? तो देखिए आकाश का क्या होता है? पाताल होता है। ठीक है, क्या होता है? पाताल होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी का विलोम शब्द है। तो अंतर्मुखी व्यक्ति किसे कहते हैं? जो मन में सोचता रहता है, अपने मन में विचार करता रहता है और बातों को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है, बातों को ज़्यादा दूसरों को बताता नहीं है, तो उसको बोलते हैं अंतर्मुखी। ठीक है, और बहिर्मुखी जो क्या करता है? जिसके पेट में कोई बात पचती नहीं, वो तुरंत ही उगल देता है, तो उसको हम बोलते हैं बहिर्मुखी। ठीक है, या फिर वो भी है, वो उसे भी कह सकते हैं। और बहिर्मुखी का मतलब होता है कि जो ज़्यादा रिफ्लेक्टिव वे में सोचता है, ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि ब्रॉड सेंस में सोचता है, उसको भी हम बहिर्मुखी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, निर्गुण में उपसर्ग है। ठीक है, तो उपसर्ग कहाँ लगता है? तो उपसर्ग लगता है किसी भी शब्द से पहले। ठीक है, कहाँ लगता है? किसी भी शब्द से पहले लगा होता है उपसर्ग। तो निर्गुण में देखिए, निर्गुण में नी है, फिर आधा र है, फिर गुण है। ठीक है, तो निर्गुण, तो गुण अपने आप में एक शब्द हो गया और उससे पहले क्या लगा है? निर। ठीक है, उससे पहले निर लगा है। ठीक है, तो ये मिलके बन गया निर्गुण। तो ये वाला जो आगे का हिस्सा जो है ये कहलाता है उपसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है? तो 3 सही बात बता रहा है। 3 कह रहा है कि निर जो है निर्गुण शब्द में उपसर्ग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। अब देखिए यहाँ पर भी हमको उपसर्ग ही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर उच्चारण आप देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं? उच्चारण। तो चारण अपने आप में एक शब्द होता है। ठीक है, और इसमें अगर उत शब्द जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है उच्चारण। क्या बन जाता है? उच्चारण बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा? उत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उत। ठीक है, उत शब्द जो है उच्चारण शब्द में उपसर्ग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा शब्द अलंकार का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो अलंकार का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अलंकार नहीं होके ये क्या होगा? अंधकार होगा। क्या होगा? अंधकार। ठीक है, अंधकार। तो कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर देखिए अंधेरा है, अमावस्या है, तम है और तिमिर है। ठीक है, तो देखिए अंधकार और अंधेरा ये तो पर्यायवाची हो ही गए। ठीक है, और इसके अलावा तम जो है, तम का अर्थ भी अंधेरा होता है। ठीक है, तिमिर का अर्थ भी अंधेरा होता है। ठीक है, एक अमावस्या शब्द जो है ये अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अमावस्या जब चांद आधा दिखता है। ठीक है, जब चांद आधा दिखता है जिस दिन, उसको हम बोलते हैं, उस रात को हम बोलते हैं अमावस्या। ठीक है, तो ये वो वाला अमावस्या है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आंख का पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंख का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, लोचन। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर लोचन सही हो जाएगा, आंख का पर्यायवाची लोचन होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अपनी तैयारी को सुचारू और सुदृढ़ बना सकें। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सुपुरुष में कौन सा समास है? ठीक है, तो सुपुरुष में कौन सा समास होगा दोस्तों? तो सुपुरुष जो है एक शब्द है जो क्या बता रहा है कि ये जो पुरुष है अच्छा पुरुष है। ठीक है, कैसा पुरुष है? अच्छा। सु मतलब अच्छा, पुरुष मतलब पुरुष। ठीक है, आदमी, अच्छा आदमी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पुरुष के गुण को बताया जा रहा है कि अच्छा पुरुष है। ठीक है, तो जहाँ पर भी इस तरीके का विशेषण कोई बताने की कोशिश किया जाए, ठीक है, यानी कि विशेषता कोई बताई जाए, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, याद रखना आप लोग, एक वीडियो मैंने इस पे बना रखा है,
इसके शॉर्ट ट्रिक को, समास को पहचानने का शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा और उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप लोगों का समास कभी भी गलत होने का चांस नहीं रहेगा, 1% गलत होने का चांस रहेगा यदि आप चीज़ों को ढंग से नहीं समझे हैं तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ, लंबोदर में कौन सा समास है, ठीक है। तो लंबोदर में कौन सा समास होता है दोस्तों, तो लंबोदर में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि लंबोदर का अर्थ जो होता है, लंबा हो उदर जिसका, क्या है, लंबा हो उदर जिसका, मतलब जिसका पेट बड़ा हो, ठीक है। वो कौन थे, गणेश जी थे, ठीक है। कौन थे, गणेश जी थे, जिनको हम क्या कहते हैं, लंबोदर कहते हैं, ठीक है। तो इस शब्द से किसी तीसरे शब्द का क्या होता है, बोध होता है, ठीक है। कोई तीसरा अर्थ निकलता है लंबोदर से। तो भाई किसकी याद आ रही है, लंबोदर जिसका उदर हो बड़ा, तो कौन है, ये गणेश जी हैं, ठीक है। तो किसी तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, किसी तीसरे भगवान का बोध हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर भी भगवान की बात आती है ना, वो वहाँ पे अधिकतर क्या होता है, बहुब्रीहि समास ही होता है, ठीक है। जैसे नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ किसको कहा जाता है, भगवान शिव को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी किसी तीसरे को तीसरे का बोध हो रहा है, नीलकंठ मतलब नीला हो कंठ जिसका, और तीसरा अर्थ क्या बन रहा है, भगवान शिव, ठीक है। तो वहाँ पर भी बहुब्रीहि समास ही होगा, ठीक है। तो उस समास वाले वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, 5 से 10 मिनट का शायद मेरे ख्याल से वीडियो होगा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो किस विषय का वर्णन है, तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, निर्देश दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस तिथि को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, तो किस तिथि को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, तो वो लिया गया था 14 सितंबर 1949 में, ठीक है, 14 सितंबर 1949 में, ठीक है। अब हम भाषा पे आ गए हैं, राजभाषा हिंदी। तो आप ये बताइएगा मुझे कमेंट करके कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।